कल वाला हमारा जो था टॉपिक, जिसमें हम डाइवर्सिटी के बारे में समझ रहे थे पूरा, आज उसको पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद रोल ऑफ विमेन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखो कल हमने न्यूक्लियर फैमिलीज के बारे में बात की थी कि न्यूक्लियर फैमिलीज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ना, बच्चों पे, बुजुर्गों पे, कपल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है जो जा रहे हैं, है ना। अब एक नई चीज आपको बताते हैं, एक टर्मिनोलॉजी को आप यूज कर सकते हो, डिंक फैमिलीज। डिंक का मतलब क्या होता है? डुअल इनकम, नो किड्स। आपने बहुत सारे पॉडकास्ट सुने होंगे ना, जब लड़कियां ओपनली डिक्लेयर कर रही हैं कि मुझे, आई डोंट वांट किड्स, ये मेरी बॉडीली ऑटोनॉमी है, अगर मुझे अपनी लाइफ में बच्चे नहीं करने हैं तो मैं क्यों करूं, मैं शादी भी क्यों करूं इवन। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, जो शादी भी कर रहे हैं, लेकिन शादी के बाद में दे आर नॉट ऑप्टिंग फॉर किड्स, क्योंकि उनका ये है कि एक तो लाइफ मिली है, उसमें पहले तो खुद कमाते मर जाओ, फिर बच्चों के लिए अपनी पूरी उम्र लगा दो। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और ये सोचेंगे हम कि वो हमें सुख देंगे, तब तक हम आगे चले जाएंगे किसी और दुनिया में। तो किड्स की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको हम डिंक फैमिलीज बोलते हैं। आप देखो कि 30% एनुअली ये फैमिलीज इंडिया में ग्रो कर रही हैं। तो जब आपको फैमिली स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आएगा ना, तो न्यूक्लियर फैमिलीज की बात तो पूरी दुनिया करेगी आंसर में, आपको डिंक फैमिलीज की बात भी करनी है कि इनमें भी 30% हमें क्या देखने को मिल रहा है, इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये भी डाइवर्सिटी एक इंडिया में है। ठीक है, अलोंग साइड सिंगल पेरेंट हाउस होल्ड, ये तो बहुत कॉमन है सिंगल पेरेंट वाला, क्योंकि डाइवोर्स इंडिया में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। डिजिटल सोशलाइजेशन, ये टर्म मैंने आपको कल भी बताई थी। डिजिटल सोशलाइजेशन क्या होता है कि एक बच्चा है, वो बाहर की दुनिया के साथ कनेक्टेड तो है, लेकिन कैसे कनेक्टेड है? विया मोबाइल फोन, विया व्हाट, वीडियो कॉल्स। तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिजिटल सोशलाइजेशन। ये टर्म देखो आप, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग क्या होता है? जब आपको क्वेश्चन आएगा आजकल के बच्चों पे कि वो ऐसे क्यों होते जा रहे हैं, तो आप उसके रीजन में ना एक चीज ये लिख सकते हो, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग वाली। इसका मतलब होता है कि आपके पेरेंट्स आपकी लाइफ में ओवरली इन्वॉल्व रहते हैं, वो होता है हेलीकॉप्टर पेरेंट। आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आपने क्या खाया था, वो कैसे खाया था आपने, कहाँ से पैसे आए थे, ओवरली आपकी लाइफ में जब कोई इन्वॉल्व होता है, आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग बोलते हैं। तो आप देखो, ये तो मतलब स्क्रीन टाइम का उसने एवरेज बता दिया कि 7.5% आपका जो टाइम, 7.5 आवर्स जो हैं ग्लोबली, वो बच्चों के स्क्रीन टाइम पे जा रहे हैं, एक दिन के घंटों की बात हो रही है। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग एक फैमिली स्ट्रक्चर का नया रूप, जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं कि बच्चे अकेले रहना प्रेफर कर रहे हैं। आप कई बच्चों से सुनोगे कि उन्होंने पीजी क्यों लिया, तो उनका रीजन ये नहीं होता कि उनसे घर पे पढ़ा नहीं जा रहा, वो ये बोलेंगे कि हमने पीजी इसलिए लिया क्योंकि घर पे ना दखल अंदाजी बहुत है हमारी लाइफ में, हमें करने नहीं दिया जाता वो जो हम करना चाहते हैं। तो ये एक उसका रीजन आप कोट कर सकते हो, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। तो इसमें जितनी इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, वो सारी मैं आपकी इसमें कवर करवा रही हूँ। आगे देखते हैं, ये भी अब फैमिली, मैरिज और सोशलाइजेशन में क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चर में चेंज, उसकी हम बात करेंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है एजुकेशनल हाइपोगैमी का, इसको आप लिखो, एजुकेशनल हाइपोगैमी क्या होता है? एजुकेशनल हाइपोगैमी का मतलब पता है क्या होता है? जैसे कोई एक गर्ल है ना, वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, इसकी क्वालिफिकेशन बहुत है, इसने लेकिन शादी एक ऐसे लड़के से कर ली जो बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं है, या उसके हिसाब से बहुत कम पढ़ा लिखा है। इसे बोलते हैं एजुकेशनल हाइपोगैमी। अब ये क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इंडिया में ना ऐसा ट्रेंड है फैमिली में और मैरिज में कि लड़के की वेल्थ देखी जाती है ज्यादा,
वेल्थ मतलब ये देखा जाता है कि वो लड़के के पास फॉर एग्जाम्पल कितनी जमीन आती है, चाहे वो लड़का कुछ भी ना करता हो। आपके सामने दो लड़के हैं, एक तरफ एक प्राइवेट कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है जो एक महीने का लेट्स से 2-2.5 लाख रुपया कमा रहा है, पढ़ा लिखा है, अच्छा है, मैनेजर की पोस्ट पे है। लेकिन दूसरी ओर आपके पास एक ऐसा लड़का है जो कुछ नहीं करता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके पास लेट्स से 30 किले जमीन दे आਉਂਦੇ है, लेकिन दूसरे के पास नहीं आते। तो प्रेफरेंस किसकी साइड जाएगी? फैमिलीज की जमीन वाली साइड प्रेफरेंस जाएगी, जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट आया एजुकेशनल हाइपोगैमी का। तो मैरिज में अगर आपको ये ट्रेंड्स मतलब मैरिज के ट्रेंड्स पूछे जाएंगे तो आप ये चीजों को डाइवर्सिटी में कोट करेंगे कि इंडिया में ऐसा हो रहा है, एजुकेशनल हाइपोगैमी। इसके बाद में लिव इन रिलेशनशिप्स और लॉज में कुछ हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लिव इन रिलेशनशिप? लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है कि एक लड़का और एक लड़की साथ में रहेंगे, ठीक है, उनकी आपस में बनती है, वो साथ में रहेंगे विदाउट मैरिज, उनके बीच में शादी नहीं होगी, स्टिल वो साथ में रहेंगे। अब अगर वो साथ में रह रहे हैं तो दे आर डूइंग एवरीथिंग दैट अ मैरिड कपल विल डू। तो इंडिया में इस बात को लेके हम कितनी एक्सेप्टेंस रखते हैं? अगर हम हिंदू लॉ देखें, हिंदू मैरिज लॉ, वो इस चीज को नहीं मानता है, इस चीज को वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है, लिव इन रिलेशनशिप को। इस्लाम लॉज की बात करूं तो वो तो बिल्कुल ही खिलाफ है इस बात के कि लिव इन रिलेशनशिप जैसा कुछ होना चाहिए। लेकिन क्योंकि इस बात का ट्रेंड बहुत ज्यादा हो रहा है, इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप्स बहुत बढ़ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ जजमेंट्स में लिव इन रिलेशनशिप्स को आप ऐसे नहीं बोल सकते कि लीगलाइज कर दिया, लेकिन हाँ कुछ प्रोटेक्शन दिलाई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़की है जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है एंड शी गॉट प्रेग्नेंट, तो क्या वो क्लेम कर सकती है अपने बच्चे के राइट्स उस पार्टनर से जो शायद बाद में किसी और से शादी कर लेगा? वो कर सकती है क्लेम। क्या उस पे अगर कुछ मतलब उसके साथ लेट्स से रेप हो गया या उसके साथ वायलेंस हो रहा है, तो क्या डोमेस्टिक वायलेंस के लॉज उस लड़की के ऊपर भी अप्लाई होंगे? तो होंगे अप्लाई, ये इंडिया में कानून है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अभी आप देखो, जुडिशरी हैज अडेप्टेड, जुडिशरी ने इस चीज को अडेप्ट किया है, यूटिलाइजिंग द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अब कौन सा केस है? आप केस भी कोड कर सकते हो, ललिता टोप्पो केस था, जिसमें ये चीज को एक्सेप्ट किया गया कि जो डोमेस्टिक वायलेंस वाला एक्ट है वो सिर्फ शादीशुदा औरतों के लिए नहीं है, वो उन सब औरतों के लिए है जिनके साथ में वायलेंस हो रहा है एक चार दीवारी के अंदर, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है चाहे शादी करके रह रही है। तो ये केस को आप लिखोगे वहां पे, रिकग्नाइजिंग लॉन्ग टर्म कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन का मतलब होता है दो लोग जब बहुत लंबे समय से साथ में रह रहे हैं, इसको रिकॉग्नाइज किया है। ये केस भी आप मतलब लिख सकते हो, डी वेलुस्वामी केस। तो ये लॉन्ग टर्म कोहैबिटेशन का मतलब वही है, लिव इन रिलेशनशिप। डी वेलुस्वामी केस में इन्होंने बोला कि विमेन को मेंटेनेंस राइट्स भी दिए जाएंगे और साथ में चाइल्ड के इनहेरिटेंस राइट्स भी दिए जाएंगे। तो अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका बच्चा हो जाता है, जन्म ले लेता है, तो जिस इंसान के साथ में वो लिव इन में रह रही थी, क्योंकि जब आप लिव इन में कहीं पे भी रहोगे ना, तो वहां पे आपसे एग्रीमेंट साइन कराएंगे वो, बिना एग्रीमेंट के, बिना आईडी प्रूफ्स के कोई नहीं रखता है कहीं भी किसी को। तो उसके पास में वो एग्रीमेंट होगा और उस एग्रीमेंट के बेसिस पे शी कैन एक्चुअली डिमांड कि मेरे बच्चे के मुझे राइट्स चाहिए। तुम किसी और के साथ शादी कर रहे हो तो करो, तुम्हारी ऑटोनॉमी है, क्योंकि दोनों ने डिसाइड किया था मिलके कि साथ में रहेंगे, लेकिन अब राइट्स चाहिए। इनहेरिटेंस राइट्स भी ले सकती है वो। इनहेरिटेंस का मतलब है कि जमीन का हिस्सा भी वो मांगेगी फिर आपसे। क्यों मांगेगी? क्योंकि वो आपका बच्चा है, आपने शादी नहीं की थी, ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सब इंडिया में लीगल है, मैं ये बता रही हूँ। ये इनहेरिटेंस राइट्स और मेंटेनेंस राइट्स जो हैं, ये डी वेलुस्वामी केस में हुआ था, और डोमेस्टिक वायलेंस वाला अप्लाई होगा, ये कौन से केस में हुआ था? ललिता टोप्पो केस में। आपको साल कोट करने की जरूरत नहीं होती मेंस में बहुत ज्यादा, आप केसेस के नाम लिखोगे, साल को लेके अपने दिमाग में टेंशन नहीं रखनी है कि ये नहीं याद हो रहा, वो नहीं याद हो रहा, केस याद रखना है आपको कि ये केस था, ठीक है। कई बार अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कोट करना होता है और लेट्स से आपको केस नहीं याद, तो आप
ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब 100 में से एक बार आप ऐसा भी कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आप केस मत लिखो, लेकिन बात कह दो जो आप कहना चाहते हो, तो वहां पे एग्जामिनर समझ जाता है कि इसको याद नहीं आ रहा था लेकिन उसने लिख दी बात। तो ठीक है, हाँ जी। चलो, इसके बाद में नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन ओवर होमोजेनाइजेशन। इसके बारे में दोबारा भी हम बात करेंगे जब ग्लोबलाइजेशन की बात हम करेंगे। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ये ना एक नई टर्म है। ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबल प्लस लोकल। इसमें एक बहुत अच्छी एग्जांपल आप दे सकते हो, ये इसकी एग्जांपल। अब मैकडॉनल्ड्स है, मैकडे है ना, उसने आलू टिक्की बर्गर्स स्टार्ट करे, तो उसको मैकालू टिक्की बर्गर बोला जाता है। इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि जब कोई ग्लोबल ब्रांड है वो आपके लोकल टेस्ट के साथ मिक्स होके कोई अच्छी चीज लेके आ रहा है। अभी फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैं किस लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग इन हिंग्लिश। व्हाट इज हिंग्लिश? हिंदी प्लस इंग्लिश। तो ये भी लोकलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का मिक्सचर है। ठीक है, तो इंग्लिश की एग्जाम्पल हो गई और इसकी एग्जाम्पल हो गई, ये आप ग्लोबलाइजेशन में दोगे। ठीक है, इंडियन सोसाइटी सिंथेसाइजेस रादर देन सरेंडर्स टू द वेस्टर्न कल्चर। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब हुआ कि हमारे पास कोई वेस्टर्न कल्चर आया, कुछ चीज हमारे पास थी, हमने उसकी तरफ अपने आप को सरेंडर नहीं किया, हमने उसको अपने में मिला लिया, एसिमिलेट कर लिया हमने। ठीक है, बॉलीवुड एग्जाम्प्लीफाइज दिस हाइब्रिडिटी बाय यूटिलाइजिंग ग्लोबल प्रोडक्शन टेक्निक्स वाइल रिमेनिंग रूटेड इन द इंडियन ट्रेडिशनल स्फीयर। तो आप देखो कि अगर आप कोई भी, मतलब आपकी मूवीज देखो, है ना, हिंदी वाली मूवीज देखो, इंडिया की मूवीज देखो, वो कितना मर्जी मॉडर्न हो जाए लेकिन टेक्निक्स अभी भी सेम ही है ना, स्टोरी तकरीबन सेम होती है, वही चलता है, सेम ही स्टोरी होती है तकरीबन हर उसकी। इवन अभी तो हम और कॉन्शियस हो गए हैं, हम अपनी ट्रेडिशंस पे मतलब मूवीज बनाने लगे हैं, हम अपनी हिस्ट्री पे मूवीज बनाने लगे हैं। तो ये क्या है, ये बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का ही एक वो है कि हम नहीं आने दे रहे हैं किसी ऐसे कॉन्सेप्ट को इंडिया में या अपने देश में या अपनी सोसाइटी में जो बिल्कुल ही हमें ओवरकम कर जाएगा। अगर वो आने की कोशिश कर रहा है तो हम उसके मिक्सचर के साथ कुछ नई चीज बना रहे हैं। ठीक है, इस पे एक आपको मॉडल आंसर मैं दूंगी, मतलब इस कॉन्सेप्ट पे आपको एक आंसर मिलेगा जो आपको अच्छे से पढ़ना है, रेप्लिकेट नहीं करना है, आपको पढ़ लेना है। कुछ टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जिसपे मुझे लगेगा कि मुझे आपको एक काइंड ऑफ फ्रेमवर्क देना चाहिए, तो मैं आपको वो फ्रेमवर्क दे दूंगी, आप वो शीट पढ़ लेना। इसके बाद में अभी लेयर्ड आइडेंटिटीज में यही है, मतलब ग्लोबलाइजेशन को, ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट इरेज लोकल आइडेंटिटी, रादर मॉडर्न इंडियन सीमलेसली नेविगेट मल्टीपल लेयर्स। क्योंकि अभी हम काउंट होना चाह रहे हैं रीजनल सिटीजन्स, नेशनल पैट्रियट्स एंड ग्लोबल नेटिजन्स। आप देखो कितनी अच्छी अच्छी टर्म्स हैं। रीजनल सिटीजन्स मतलब जहां पे हम रह रहे हैं वहां के हम सिटीजन काउंट होंगे। नेशनल पैट्रियट्स देश के, क्योंकि हम सिटीजन्स हैं तो देशभक्त भी हमें बनना है। और ग्लोबल नेटिजन्स, नेटिजन्स क्या होता है कि पूरे ग्लोब में हमारा नेटवर्क है, तो हम ग्लोबल नेटिजन की तरह भी काउंट होना चाह रहे हैं। तो कोई बहुत ज्यादा हमने इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का हमारे ऊपर नहीं पड़ने दिया, जितना भी चाहो अगर ओवरकम करने का। बाकी इसकी क्लैरिटी हम अपने टॉपिक में करेंगे जब हम ग्लोबलाइजेशन वाला पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रीजनलिज्म के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। आप मुझे ये बताओ कि कोई भी रीजन है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके शहर का कोई ऐसा रीजन है जो ये बोल रहा है कि हम आज के बाद में इस शहर के नाम से नहीं जाने जाएंगे, हमें हमारा एक अलग शहर बना के दो। तो वो ऐसा क्यों डिमांड करेंगे, बताओ, ऐसा क्यों बोलेंगे वो? उनको निग्लेक्ट किया, कल वाली बात है जो हमने डेरा कल्चर वाली बात की थी, कि क्यों वो लोग डेरों में क्यों जा रहे हैं। आप उनको आपके मेन स्ट्रीम जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे एंटर नहीं होने दे रहे, तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे ना।
तो अगर कोई एरिया, कोई रीजन ऐसा है जो उनको लगता है कि निग्लेक्टेड है, हम पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे, तो हम तो अपना अलग रीजन बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड रीजनलिज्म। रीजनलिज्म समझ गए क्या होता है? कि जब कोई ऐसा एरिया जो अनइक्वल डेवलपमेंट का शिकार हुआ है, जहां पे उतने अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो रही, उनको उतने अच्छे से अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, ठीक है, वो क्या फेस कर रहे हैं? नेग्लेक्ट फेस कर रहे हैं, उनको फंडिंग उतनी अच्छी नहीं मिल रही, उनको इग्नोर किया जा रहा है। ये सारे सबसे पहला फैक्टर बनाते हैं रीजनलिज्म की डिमांड का। और दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है? कल्चरल एसर्टिवनेस। मतलब आप अपने कल्चर को लेके इतना ज्यादा आप अपने कल्चर को लेके मतलब इतना ज्यादा क्या हो रहे हो? एसर्टिव हो रहे हो कि आप उसको पोर्ट्रे करना चाहते हो बड़े लेवल पे। मान लो आपका कोई भी कल्चर है, ये चीज वैसे ट्राइबल्स पे ज्यादा लागू होती है लेकिन किसी भी और उस पे हो जाएगी। आपका कोई कल्चर है, आप उसको लेके बहुत एकदम से असर्टिव हो गए, तो आप चाहते हो कि नेशनल लेवल पे आपके कल्चर को लोग अलग से जाने, तो भी आप बोलोगे कि हमारा एक अलग देश बनाए। मतलब अगर एक्सट्रीम स्टेट पे आ गया तो देश की डिमांड होगी, नहीं तो स्टेट की होगी। तो कल्चरल एसर्टिवनेस का मतलब होता है कि अपने कल्चर को लेके हम क्या हो रहे हैं? बहुत पोजेसिव हो रहे हैं, और हमने ये पोजेशन शो करनी है नेशनल लेवल पे। ये, और आपको इसके लिए टैग चाहिए आपकी इस पोजेशन के लिए, तो आप डिमांड कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे एक केस स्टडी उसने दी हुई है भील प्रदेश की। तो आपको जब भी रीजनलिज्म का क्वेश्चन आएगा, आप भील प्रदेश का एग्जाम्पल लिख के आएंगे। ये क्या है? एक अलग से स्टेट बनाने की डिमांड कर रहे हैं 3 इलाके, जैसे जहां पे राजस्थान, गुजरात और एमपी मिलते हैं, यहां पे एक इलाका है। मैप के अकॉर्डिंग बता रही हूं मैं। यहां पे एक इलाका है, इसको डिमांड की जा रही है कि हमें एक नई स्टेट बनाओ, और उस स्टेट का नाम क्या होगा? भील प्रदेश होगा। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कौन सी कम्युनिटी रहती होगी? भील कम्युनिटी रहती है। उनको ऐसे है कि हमें ना तो गुजरात, ना तो एमपी, ना तो राजस्थान, तीनों स्टेट में से कोई भी स्टेट हमें अच्छे से मतलब कोई पहचान नहीं दे रहा, हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो हम अपना ध्यान खुद रख लेंगे, आप हमें एक अलग स्टेट बनाओ। इज ड्रिवन बाय द एसर्शन ऑफ ट्राइबल कल्चर। अब देखो, आप अपनी, क्योंकि भील एक ट्राइबल कम्युनिटी है, आप अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को क्या कर रहे हो? और ज्यादा प्रेजेंट करना चाहते हो देश के सामने। एंड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। वही है कि स्टेट गवर्नमेंट्स इनको अच्छे से नहीं ध्यान दे रही, इन पे ये मार्जिनलाइज्ड फील कर रहे हैं, तो अपनी डिमांड उठा ली इन्होंने भील प्रदेश की। तो इसी तरीके से आप नेपाल, मतलब उस साइड जो बंगाल वाली साइड आपका हो गया, गोरखालैंड की डिमांड का भी आप कर सकते हो इसमें कोट। ये एक अच्छी एग्जांपल है भील प्रदेश। अच्छे क्यों है? क्योंकि जब आप रीजनलिज्म का आंसर लिखेंगे, यही सब पॉइंट्स उसमें आएंगे। रीजनलिज्म के आंसर में आप डायग्राम ड्रॉ करके आएंगे। कौन सी डायग्राम ड्रॉ करोगे आप? ये वाली डायग्राम। ये, इसको एक बॉक्स में बंद करो, राजस्थान बनाओ, गुजरात बनाओ, एमपी बनाओ, तीनों का सर्कल शो करो, उसको शो करो कि ये डिमांड है रीजनलिज्म की। जैसे ही एग्जाम्पल में आपने अपनी डायग्राम को ऐड किया, तो समझ लो आपके क्वेश्चन में 3 नंबर और एक्स्ट्रा ऐड हो गए। ट्राई करो कि आप डायग्राम भर के बना के आओ। डायग्राम जब भी आप कोई आंसर लिखो, कुछ भी नहीं आ रहा है ना समझ, तो भी आप डायग्राम बना के आओ। जो बोलना चाहते हो विजुअली उसको रिप्रेजेंट करना है हमेशा, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि रीजनलिज्म के क्या फायदे हो सकते हैं, रीजनलिज्म के क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आप बताओ कि क्या आप ये बात सोच नहीं सकते कि रीजनलिज्म की डिमांड के क्या फायदे हो सकते हैं? सोच सकते हैं ना हम। बताओ क्या फायदे हो सकते हैं? हाँ, उनकी डेवलपमेंट होगी, उन पे फोकस किया जाएगा। दूसरा फायदा, गवर्नेंस अच्छी हो जाएगी। तीसरा फायदा, बताओ, उनका कल्चर प्रिजर्व होगा, जो शायद एक्सटेंट हो सकता था। कल्चर प्रिजर्व होगा, जो कि उनके लिए नहीं, पूरे देश के लिए फायदे की बात है कि कल्चर अच्छा रहेगा। और
पॉलिटी का पॉइंट ऐड कर दो कि हम उनकी फंडामेंटल राइट्स को और अच्छे से सिक्योर करेंगे, आप कुछ भी ऐड कर दो फायदों में, नुकसान क्या होगा? अगर इनकी डिमांड पूरी हो गई तो नुकसान क्या होगा? हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट। तो एक की बात मान ली आपने, तब तो हर स्टेट में खड़े हो जाएंगे ट्राइबल कि हमें भी अलग स्टेट। देखा आपने, ऐसे आपका दिमाग काम करता है जब आप अच्छे से सोचते हो। तो और भी बोलेंगे, तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि और भी बोलेंगे। और क्या नुकसान हो सकता है? स्टेट बनाना, अगर आप स्टेट बना रहे हो तो उसमें कितना झंझट है। कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़छाड़ करनी है, इलेक्टोरल रूल्स में छेड़छाड़ करनी है, गवर्नेंस पूरा हिलेगा आपका। आप कैसे मतलब बांटोगे, आप कैसे वोटर सूची कैसे चेंज करोगे, आप डिमार्केशन कैसे करोगे बाउंड्रीज का? अगर डिमार्केशन कर दिया बाउंड्री का तो राजस्थान वाले क्या मान जाएंगे अपना एरिया देने के लिए आपको? तो बाउंड्री डिस्प्यूट्स होंगे। ये बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल बातें हम उसमें लिखेंगे। तो नहीं भी लिखा हुआ, आपने अपनी मर्जी से पॉइंट सोचने हैं ऐसे कि क्या इसके ऐसे नुकसान हो सकते हैं। जितना आप स्पून फीडिंग से बचोगे ना, उतना आपका फायदा होगा। आप अपने आप से सोचो ऐसी कि क्या बातें हो सकती हैं। ठीक है। हाँ जी। हम्म। हम्म। जब तक कोई स्टेटेड डिमांड नहीं है तब तक एग्जाम्पल में कोट नहीं करेंगे हम रीजनलिज्म का। आप मतलब प्रिज्यूम्ड रीजनलिज्म कह सकते हो कि कल को अगर मालवे वाले खड़े हो जाएं कि हमने नहीं दुआबे वालों के साथ वर्तना, तो आप बोल सकते हो, प्रिज्यूम्ड बोलेंगे हम। ठीक है। अभी आप देखो, हाँ जी, इसके बाद में हम बात करेंगे ट्रेडिशंस, वैल्यूज और ऑब्सक्यूरेंटिज्म। ये एक टर्म है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसा मैं आपसे मनवाना चाहती हूँ ना, या जो मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आप सिर्फ वही देखो। जो सही बातें हैं वो आपके लिए इतनी टफ बना दी जाती हैं कि आप किसी चीज को समझ ही ना पाओ। तो ऑब्सक्यूरेंटिज्म का मतलब होता है काइंड ऑफ आपको डाउट में रखना रियलिटी को लेके, अपनी बातें आपके सामने ऐसे पेश करना कि आप रियलिटी को समझ ही ना पाओ। दैट इज ऑब्सक्यूरेंटिज्म। ठीक है। अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं? ट्रेडिशन इज समटाइम्स यूज्ड टू सप्रेस रीजन एंड जस्टिफाई हार्मफुल प्रैक्टिसेस। कई बार आपका जो ट्रेडिशन है, आपका जो कल्चर है, उसको आप जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो। ठीक है। मान लो पर्दा प्रथा है घूंघट वाली, वो आपका कल्चर है, ट्रेडिशन है। तो आप देखोगे कि जिन एरियाज में आज भी घूंघट चलता है वहां पे चलता है। आप चाहे आईएएस ऑफिसर हो, आपको जाना पड़ेगा घूंघट में, अपने ससुराल में जाना ही पड़ेगा आपको। और आप वहां पे जस्टिफाई कर रहे हो कि हमारा तो कल्चर है। ये ऑब्सक्यूरेंटिज्म है कि आप ना प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि ये तो लिखा हुआ है, ये तो हमारे धर्म के ही खिलाफ हो जाएगा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो। ठीक है। सच एज विच हंटिंग, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अपोजिंग वुमेन्स राइट्स। उसने कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए आपको कि जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल टूने टप्पे वाला सिस्टम भी है, अंधविश्वास वाला, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाला सिस्टम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वही बात है, इसको आप मैरिज से लिंक करके भी बोल सकते हो। कल हमने डेटा देखा था, इंटरकास्ट मैरिजेस कितनी हो रही हैं, 11% हो रही हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो कि हम इंटरकास्ट मैरिजेस को नहीं होने देंगे। इस बात की जस्टिफिकेशन हम कैसे देते हैं? अपने कॉन्सेप्ट से देते हैं कि हमारे तो प्योरिटी और पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है जो हमारे धर्म में लिखा हुआ है, तो हम तो इम्प्योर हो जाएंगे अगर आप इंटरकास्ट जाके शादी करोगे। और फिर हम पोर्ट्रे करते हैं ऑनर किलिंग्स को कि हमने महान काम किया है, क्योंकि जो नहीं फॉलो कर रहा हमारी बात, हमने तो उनको मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि हमारे तो ऐसा ही होता है, ये बात है। ठीक है। पॉजिटिव क्या है? मेनी ट्रेडिशंस होल्ड वैल्यूएबल इकोलॉजिकल विजडम, आर्टिस्टिक हेरिटेज, प्रिंसिपल्स दैट फॉस्टर सोशल कोहेजन। अब इस बात का पॉजिटिव क्या हो सकता है कि आप कुछ चीजों को वैसे ही चलने दो जैसी वो चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप छोटे हो और आप बड़ों के पैर छूते हो, है ना, एज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट।
अब ये बात ना तो कहीं लिखी गई है कि ऐसा करना है, लेकिन आप कर रहे हो वैसा, तो ये कितनी पॉजिटिव बात है। ये भी तो हमारा कल्चर है ना कि आपको वैसा करना है। कोई आपके घर पे मेहमान आ रहा है, आप उसको अच्छे से ट्रीट करते हो। बहुत बार देख लेना कि अगर आपके मम्मी पापा का किसी से झगड़ा भी होता है ना, बहुत गंदा झगड़ा भी होता है, तो भी अगर वो पहली बार आएगा ना, तो वो उसको पानी पूछेंगे पहले, क्योंकि ये हमारा कल्चर है। तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो अच्छी होती हैं, तो उनको लेके अगर ऑब्सक्योर हम हो रहे हैं, तो वो पॉजिटिव में चला जाएगा, वो सोसाइटी को जोड़ के रखने का काम करता है। तो अगर मान लो आपको ये गंदे से वर्ड पे क्वेश्चन आ गया ऑब्सक्यूरेंटिज्म पे, तो इसका मतलब हमने समझ लिया क्या होता है ऑब्सक्यूरेंटिज्म का, कि एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम जो चल रहा है उसी को चलने देंगे, आपको सच्चाई तक पहुंचने नहीं देंगे। ये थोड़ा सा एथिक्स से भी लिंक हो गया वैसे टॉपिक। तो इसके फायदे क्या होंगे, जो भी आपके दिमाग में अच्छी चीज आ रही है उसको आप फायदे में लिख दो। छोटी से छोटी चीज आपके कल्चर की जो आपको अच्छी लग रही है उसको आप फायदे में लिख दो। ठीक है। अब जैसे मॉर्निंग प्रेयर है, हम मॉर्निंग प्रेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे धर्म की बात है कि उसमें लिखा हुआ है कि हम ऐसा करेंगे। अब नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, होगा तो कुछ नहीं, लेकिन हम मेंटल पीस के लिए कर रहे हैं ना। मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट, योगा का कॉन्सेप्ट वहीं से आया। तो फायदे भी बहुत होते हैं। नुकसान कहाँ हो जाएंगे, जहां हम ऐसी चीजों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो लिटरली गलत है, और हम ट्रेडिशन के नाम पे उनको प्रोटेक्ट करते जा रहे हैं। ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स इसमें आएंगे आंसर। कल के लिए इस क्वेश्चन को लिख के लेके आओगे, ऑब्सक्यूरेंटिज्म पे एक क्वेश्चन लिख के लेके आओगे कल। कौन सा क्वेश्चन लिखेंगे, डिफाइन कर देना क्या होता है, उसके बाद में लिख देना कि इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, फिर इसके नेगेटिव्स क्या हैं। एंड में कंक्लूजन में ये लिखना कि ऑब्सक्यूरेंटिज्म सोसाइटी के लिए अच्छा है या बुरा है, आपको क्या लगता है। ठीक है। ये क्वेश्चन लिख के लेके आओगे कल। हाँ जी। अब इसके बाद में लास्ट एक चीज है ट्राइबल क्वेश्चन पे। अब जो ट्राइबल्स है ना, कई बार आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है आपको एक्चुअली। जो ट्राइबल्स है ना, वो अपने आप को एक सिंगल कैटेगरी में ग्रुपिंग करने की बात करते रहते हैं। जैसे रीजनलिज्म की डिमांड है ना, वैसे ही इनकी भी एक डिमांड है कि आप हमें एक कैटेगरी में बांट दो। हम टूट के नहीं रहना चाहते इंडिया में। ग्रुपिंग देम इज एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड एनालिटिकली वैलिड। अब आपको इसके पॉइंट्स बताने हैं कि क्यों ट्राइबल्स की ये डिमांड को मान लेना थोड़ा सा सही है। तो पहला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्मेटिव एक्शन, मतलब जो हम रिजर्वेशन दे रहे हैं एसटी लोगों को वो आसान हो जाएगी अगर आप इनको अच्छे से इनकी ग्रुपिंग करके एक लिस्ट बना देते हो। तो आप आराम से क्लासिफाई कर पाओगे कि किसको आपको 5th शेड्यूल में रखना है, किसको 6th में रखना है। जो एफआरए है आपका, ये किस किस पे अप्लाई होगा, क्या करना है, कैसे करना है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो जाएगा एक कैटेगरी में करने का। एड्रेसिंग शेयर्ड वल्नरेबिलिटी such as poverty and displacement from development projects causing a loss of rights over water, forest and land। एक सिंगल कैटेगरी में अगर आप ट्राइबल्स को डिवाइड कर दोगे तो आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इनके साथ में कलेक्टिव प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनकी शेयर्ड वल्नरेबिलिटीज क्या हैं, मतलब सेम प्रॉब्लम्स जो ये फेस कर रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में वो क्या हैं। ठीक है। रिकग्नाइजिंग देयर शेयर्ड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ सोशल आइसोलेशन एंड मार्जिनलाइजेशन। तो ये भी होगा कि इन्होंने क्या कुछ फेस किया है आपके यहाँ पे, है ना, वो आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे। जैसे एससी कैटेगरी एक कैटेगरी है, उसमें बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं है, डिविजन्स नहीं है, ट्राइबल्स का बहुत बड़ा सिस्टम होता है। ठीक है। तो एक कैटेगरी में करना एडमिनिस्ट्रेटिवली इजी है, दूसरा आप उनकी शेयर्ड जो वल्नरेबिलिटीज हैं उनको अच्छे से देख पाओगे, तीसरा आप उनकी हिस्ट्री को समझ पाओगे कि क्या है। ठीक है। ट्राइबल्स में आपके पास बहुत डाइवर्सिटी है इंडिया में, बहुत ज्यादा, मतलब तकरीबन तकरीबन इंडिया में 12 मिलियन के आसपास ट्राइबल्स लोग रहते हैं। ठीक है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कितनी है, आपको संथाली ट्राइब मिल जाएगी इंडिया में। ठीक है। आपको गॉन्ड्स मिल जाएंगे जो गोंडी लैंग्वेज बोलते हैं, तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है। ठीक है। इसके अलावा आपको रेशियल डाइवर्सिटी मिल जाएगी। रेशियल डाइवर्सिटी क्या होती है, रेस क्या होती है,
कि किस रेस से हैं वो, मतलब पिछोकड़ उन्ना दा, ठीक है। और दूसरी बात मतलब कलर के अकॉर्डिंग भी हम बोलेंगे। सोशल डाइवर्सिटी बहुत मिल जाएगी। मेघालय में एक ट्राइब है, कौन सी है, गारो ट्राइब है। वो मैट्रिलिनियल सिस्टम फॉलो करते हैं। उनके यहाँ पे सारा कुछ माँ के हिसाब से होता है, मदर बेस्ड होता है। इवन आपने ये भी सुना होगा कि वहां पे जो शादियां है ना, उसमें लड़का जाता है लड़की के घर पे विदा होके, जाता है, सच में जाता है, मतलब ऐसा है मेघालय में। तो वो मैट्रिलिनियल सिस्टम फॉलो करते हैं, बाकी की ट्राइब्स पैट्रिलिनियल सिस्टम फॉलो करती हैं, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम भी अलग अलग है। असम में जैसे ट्राइबल काउंसिल्स होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बोडोज हैं वो सेंट्रल गवर्नेंस फॉलो करते हैं। ये सारा मैं आपको डाइवर्सिटी वाला दे दूंगी कि डाइवर्सिटी ट्राइबल्स में इतनी ज्यादा है। तो इसीलिए तो ये बोल रहे हैं कि हमें एक ही, मतलब हमने इनकी डाइवर्सिटी एक्नॉलेज किया, उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि हमें सिंगल कैटेगरी स्टेटस दे दो। क्यों दे दो? क्योंकि ये सारे सिंगल कैटेगरी के फायदे हैं। अब अगर मान लो इसके नुकसान मैं आपसे पूछूं कि क्या होंगे सिंगल कैटेगरी स्टेटस के, तो क्या बोलोगे आप? ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। हाँ जी, इसके नुकसान क्या होंगे बताओ, क्या बोलोगे? हम्म हम्म ये नुकसान है। अच्छा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन तो मतलब तब भी हो सकता है। और कोई नुकसान? हाँ, कल्चर सबका अलग अलग है, तो अगर आप मिक्सअप कर दोगे तो कौन सा कल्चर डोमिनेट करेगा हमें क्या पता, ठीक है। वही प्रॉब्लम है, मतलब आप ऐसा समझ लो कि दो अलग अलग इंसानों को आप एक करने की बात कर रहे हो एक कैटेगरी के अंदर, तो उसके इंटरेस्ट क्या है, इसके इंटरेस्ट क्या है, उसमें प्रॉब्लम आएगी। कल्चर एसिमिलेशन में प्रॉब्लम आएगी। अभी कम से कम ये एक दूसरे की तो हेल्प करते हैं ना, बाद में एक दूसरे के ही खिलाफ हो जाएंगे, ये लड़ने लग जाएंगे कि हम नहीं ऐसा करते, हम नहीं वैसा करते, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स आएंगे सारी ट्राइबल क्वेश्चन को लेके। अब इनके ऊपर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हैं, वो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे हैं। जो चीजें हम क्लास में डिस्कस की हैं पूरे टॉपिक में, वही एग्जैक्ट चीजें आपको क्वेश्चंस में कॉपी करके आनी है। अब आप कौन कौन सा ऐसा कंटेंट उसमें ऐड करते हो करंट ओरिएंटेड, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे उसको और अट्रैक्टिव बनाते हो, ठीक है। सेकेंड टॉपिक हम करते हैं रोल ऑफ विमेन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, रोल ऑफ विमेन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें हम अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब से ना हमारा एक टॉपिक एक एक करके टॉपिक स्टार्ट हो गया। पहले हम पूरा इकट्ठा ही पढ़ रहे थे सारा डाइवर्सिटी वाले में, उसमें से क्वेश्चन आपको आएगा नहीं आएगा उस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यहां से आपको क्वेश्चंस 100% आते हैं, क्योंकि ये एक एक टॉपिक का क्वेश्चन बना है आपका। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ कि जेंडर और सेक्स में क्या फर्क होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जेंडर एंड सेक्स? दो टर्म्स होती है ना, एक तो होता है ये और एक होता है ये, है ना। जब आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो वहां पे वो आपसे जेंडर पूछता है कि सेक्स पूछता है? जेंडर नहीं पूछता, सेक्स पूछता है। क्योंकि ये जो टर्म है ना, ये है बायोलॉजिकली असाइंड। आप बायोलॉजिकली कैसे पैदा हुए, दैट इज सेक्स। कि आप लड़का हो या फिर आप लड़की हो,
ये आपकी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी होती है। सेक्स मतलब मेल है, फीमेल है, थर्ड कैटेगरी है, क्या है, ये बायोलॉजिकली असाइंड होता है। अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर क्या होता है? जेंडर को आप बोलोगे सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल, सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल कह लो या फिर आइडेंटिटी कह लो। आपको क्या तंग नहीं करता इसमें से? सेक्स आपको तंग नहीं करेगा क्योंकि वो बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है। आपको क्या चीज परेशान करेगी? जेंडर का रोल परेशान करेगा। क्यों परेशान करेगा? क्योंकि जेंडर आपकी सोसाइटी ने बनाया है आपके लिए। आपकी सोसाइटी ने कैसे बनाया है मैं आपको बताती हूं। फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ चीजों को हम इग्नोर करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो भी चल रहा है ना उसको आप इग्नोर करो। आप सिंपल एक बात बताओ कि आप एक लड़का हो और एक साइड एक लड़की है, आपकी बहन है, ठीक है। लड़का जिद करता है कि मुझे आज रात को पार्टी में जाना है और एक तरफ लड़की जिद करती है, तो ज्यादा क्रिटिकली किसको एनालाइज किया जाएगा, किसकी डिमांड को? लड़की की डिमांड को किया जाएगा, नॉट लड़के की डिमांड को। क्यों? क्योंकि सेफ्टी इशू है, क्योंकि लड़का तो बाहर जा सकता है रात में, लड़की कैसे बाहर जाएगी रात में? दूसरी बात, लेट्स से आप किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हो और एक लड़की का बर्थडे है, छोटी सी बच्ची का बर्थडे है, आप उसको गिफ्ट लेके जा रहे हो, तो इट रेयरली हैपन्स कि आप उसको कुछ ऐसा गिफ्ट करो कि आपने रिमोट कंट्रोल कोई कार गिफ्ट कर दी या कुछ कर दिया। मैं आपको अपना बताती हूँ, जैसे ना मैं जब हमारी बठिंडा ब्रांच में मतलब मैं काम कर रही थी ना, तो वहां पे जिस पर्टिकुलर फ्लैट में मैं रहती थी उसके नीचे एक फैमिली रहती थी, उनकी छोटी सी एक बच्ची थी, बिल्कुल छोटी सी। उसका बर्थडे आ गया बाय चांस, तो मैंने ना उसके लिए एक वो ले लिया, एयरप्लेन ले लिया रिमोट कंट्रोल्ड उसके बर्थडे पे, क्योंकि वो बहुत करती थी मेरा, तो मैंने ले लिया। जब मैंने उसको गिफ्ट किया तो बाकी की जो लड़कियां वहां पे रहती थी ना, देवर लाइक कि आप क्या लेके आ गए इसके लिए, ये कौन गिफ्ट करता है लड़कियों को? कुछ लड़कियों जैसी चीज लेके आनी थी ना, और ये लड़कियां बोल रही हैं। तो आप सोचो कि वो लड़कियां जो अभी ग्रेजुएशन कर रही हैं, उनमें से बहुत सारी लड़कियां तो जॉब भी कर रही थी, हम 6-7 लड़कियां थी वहां पे, तो वो बोल रही हैं कि ये कोई लड़की को देने वाली चीज थोड़ी है, आप कोई अच्छी चीज लेके आते, आप कोई डॉल लेके आते, कुछ ऐसा लेके आते आप। रिमोट कंट्रोल्ड एयरप्लेन तो लड़कों को गिफ्ट करना होता है। तो ये नोशन किसने बनाया? सोसाइटी ने बनाया है, ठीक है। आप लड़की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़की ये डिमांड करती है कि मुझे ना टीचिंग करनी है या मुझे नर्सिंग करनी है, तो उसको बहुत तवज्जो दी जाती है। लेकिन अगर कोई लड़की ये डिमांड करती है कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है या मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो उसको थोड़ा क्रिटिकली देखेंगे। इंजीनियरिंग की जॉब लड़कियों के लिए थोड़ी बनी है, पता है कितनी बड़ी बड़ी शिफ्ट होती है वहां पे, तो लड़के ही काम करेंगे। तो ये जो नोशन सोसाइटी ने हमारे लिए बनाए हैं ना, लड़कियों को घर पे रहना होता है, घर पे अच्छे से रहना होता है, बैठना होता है। अगर कोई मेहमान आ गया तो आपका भाई फटे हुए कपड़े पहन के भी बैठा है तो ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से प्रेजेंट होना है, आपको बैठना, थोड़ा ढंग से बैठना है। आप लड़कों की तरह नहीं बैठ सकते, ये कैसे बैठी हो ऐसे बोलते हैं, है ना, इट हैपन्स। तो इट इज अबाउट सोसाइटी वाले जो रोल्स हैं, इससे बहुत कुछ चेंज हो जाता है। इससे क्या होता है, इससे क्या इन्फ्लुएंस होता है? इससे इन्फ्लुएंस होती है सबसे पहली बात आपकी बॉडीली ऑटोनॉमी। आप अपनी बॉडी को लेके भी डिसीजंस आप नहीं ले सकते, ठीक है। मान लो आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो बहुत ज्यादा और आपको गर्मी लग रही है, एंड यू वांट कि आपको थोड़ा सा खुले और अच्छे हल्के कपड़े पहन के जाना है, कहीं भी जाना है, आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि फिर आपके ऊपर टैग है कि आप वैसे कपड़े नहीं पहन रहे जैसे लड़कियां पहनती हैं। दूसरी बात, आपके करियर की चॉइस ये हैम्पर होगी। आपका भाई अगर बाहर जा रहा है, कोई लड़का अगर बाहर जा रहा है तो उसको ठीक माना जाता है, लेकिन आप कैसे जाओगे? अगर आपको बाहर जाना है, बाहर आपकी प्लेसमेंट लग गई, तो आपको बाहर भी शादी करके भेजेंगे, क्योंकि अकेले नहीं भेजेंगे हम आपको।
तो करियर की चॉइस भी इससे हैम्पर होती है, ये नोशन की वजह से। ठीक है, इसके अलावा आपका पर्सनल एटीट्यूड, पर्सनल एटीट्यूड ये हैम्पर होता है। मान लो आपको खुल के हंसने की आदत है, बहुत गंदे तरीके से हंसते हो आप ठीक है, लेकिन आप वैसा नहीं हंस सकते। जब आपकी शादी हो गई तो बिल्कुल नहीं हंस सकते आप हंसोगे ना तो आपको ट्रोलिंग, जैसे फॉर मैं परसों एक रील देख रही थी, मतलब उसमें ना एक शादी हो रही थी एक लड़की की, और वो अपनी शादी में मतलब बहुत खुल के, लाइक शी वाज लाफिंग लाइक एनीथिंग, बहुत हंस रही थी वो, और उसके पूरा कमेंट सेक्शन वाज कि ये कैसे हंस रही है, ऐसे थोड़ी लड़कियां हंसती हैं, ये क्या मतलब अपने दांत फाड़ रही है। अगर लड़का हंस रहा है तो उसको तो आप मीम्स में यूज कर रहे हो, आप लड़की की हंसी को मीम्स में क्यों नहीं यूज कर रहे, आप उसको ट्रोल क्यों कर रहे हो फिर? उसको क्या इतना भी राइट नहीं है कि वो खुल के हंस सके? और अपनी शादी वाले दिन आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शादी वाले दिन लड़की कैसी रहनी चाहिए, मतलब हाँ ऐसी रहनी चाहिए बिल्कुल, मतलब ऐसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? अगर किसी लड़की को अपनी शादी में डांस करना है तो आप करने दो, आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं करना है तो ना करने दो, आपको क्या प्रॉब्लम है ना? तो पर्सनल चॉइस तो कहीं रही ही नहीं किसी बात में, और हर चीज को सोसाइटी क्वेश्चन करने लग जाती है। सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन के नाम पे भी हम गलत क्वेश्चन करते हैं। आप ये देखो, जो वो हैं, मतलब मैं, जो वो क्या नाम है उनका, खान सर हैं जो, उनकी जब शादी हुई थी उनकी वाइफ ने घूंघट डाला था ना, तो कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी ना उस बात को लेके, कि घूंघट डाल दिया उनकी वाइफ ने। उनकी, आप वहां बड़े मॉडर्नाइज हो रहे हो कि नहीं डालना चाहिए था, उनकी चॉइस है, उनको डालना है तो आप डालने दो, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरी चॉइस है, मैं यहाँ पे घूंघट डाल के आ जाऊं पढ़ाने के लिए, तो ये मेरी चॉइस है, आप क्यों रोकोगे मुझे? बात यहाँ पे चॉइस की है, इट इज नॉट अबाउट ट्रेडिशन और मॉडर्न, है ना? तो ये जेंडर बहुत परेशान करता है। अब दो टर्म्स होती हैं, एक होती है जेंडर इक्वालिटी और दूसरी होती है जेंडर इक्विटी। जेंडर इक्वालिटी होती है, एक होती है जेंडर इक्विटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इक्वालिटी? आप ये मान लो कि ये हमारा एंड गोल है जो हमने अचीव करना है, और ये हमारा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम उस एंड गोल तक पहुंचेंगे। इक्विटी इज अ प्रोसेस। इक्विटी का मतलब क्या होता है? अगर कोई इंसान बराबर नहीं है तो आप एडिशनली कुछ ना कुछ सपोर्ट देके उसको बराबर करोगे, दैट इज इक्विटी। तो इक्विटी में आपका आएगा एफर्मेटिव एक्शन। ठीक है, मान लो कोई कंपनी है जहां पे 150 एम्प्लॉयज काम करते हैं, 150 में से सिर्फ 10 ही लड़कियां हैं, 140 वहां पे लड़के हैं। तो उस कंपनी ने ये पॉलिसी लेके आई है कि हमारी 50% न्यू रिक्रूटमेंट्स लड़कियों की ही होंगी, लड़कों की नहीं होंगी। तो वो क्या है? वो जेंडर इक्विटी का एक स्टेप है, वो एफर्मेटिव एक्शन है जो लड़कियों को लेके लिया गया है, क्योंकि लड़कियां है ही नहीं उस कंपनी में। और जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या हो गया फिर? जेंडर इक्वालिटी का मतलब हो गया सेम अपॉर्चुनिटीज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, या कोई भी कैटेगरी आप मतलब इसमें मानो। इक्वालिटी का मतलब होता है सेम अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, अगर एक लड़के को ये अधिकार है कि वो 4 दिन की माउंटेन ट्रैकिंग के लिए जा सकता है, तो ये अधिकार लड़की के पास भी होना चाहिए। अगर आपके पास चॉइस है कि आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हो, तो वो चॉइस आप लड़की को भी दोगे। दिस इज कॉल्ड सेमनेस ऑफ अपॉर्चुनिटी। और जब ये अचीव हो गया तो उसको हम जेंडर इक्वालिटी बोलेंगे। जेंडर इक्वालिटी का मतलब ये नहीं होगा कि लड़कियों ने लड़कों को ट्रेस पास करना शुरू कर दिया, ये नहीं होता है। इसका मतलब होता है इक्वालिटी सेम है, अपॉर्चुनिटी आपको एक जैसी मिल रही है। अगर यहाँ पे लड़के आके पढ़ सकते हैं तो लड़कियों को भी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो जाके अपनी यूपीएससी की कोचिंग करें बाहर।
दैट इज जेंडर इक्वालिटी। हाँ, कितनी अच्छी एग्जाम्पल है, देखो हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बराबर उनको, इक्वालिटी हुई। अगर हमने कोई उससे रिलेटेड एफर्मेटिव एक्शन ऑल ऑफ अ सडन लिया तो वो इक्विटी का एग्जाम्पल होगा, लेकिन ये इक्वालिटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि जो जेंडर इन इक्वालिटी है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका बिगेस्ट कॉज क्या है? सोसाइटी मतलब क्या? सोसाइटी क्या? हम्म, और हम्म हम्म ये सब जो आप बोल रही हो ना, इसको आप एक टर्म लिखो बहुत अच्छी। इसे हम बोलते हैं जेंडर सोशलाइजेशन। आपको ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं अपने आंसर में। जेंडर सोशलाइजेशन क्या होता है? जेंडर सोशलाइजेशन जो आपने बोला वही होता है कि जब आप धीरे 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 करके सीख जाते हो कि आपके रोल क्या हैं। और वो कैसे सीखते हो? सोसाइटी आपको सिखाती है आपने क्या करना है, कैसे बैठना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, ये आपको सोसाइटी सिखाती है। ठीक है, तो जेंडर सोशलाइजेशन क्या होगा? आप लिखो, लर्निंग लर्निंग द सोशली अप्रूव्ड जेंडर रोल्स। एक रीजन तो ये हो गया जेंडर इनइक्वालिटी का, है ना, जेंडर सोशलाइजेशन। कभी भी आपको इनइक्वालिटी पे कोई भी क्वेश्चन आया, विमेन पे कोई भी क्वेश्चन आया, तो आप ये टर्म स्किप नहीं करोगे, आप लिख के आओगे इसको कि इंडिया में या कहीं भी जहां विमेन है वहां जेंडर सोशलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है, जेंडर एसोसिएट करते हैं हम। दूसरी जो मतलब दूसरा इसका मेन कॉज है वो है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की का मतलब क्या होता है? रूट कॉज है ये। क्या होता है पैट्रियार्की? मेल डोमिनेंस। किन एरियाज में मेल डोमिनेंस? मतलब मैं वैसे नहीं पूछ रही, वैसे पूछ रही हूँ कि किन किन अरेनाज में मेन डोमिनेंस होना। घर पे चलेगी तो हाँ उसकी चलेगी। और मतलब घर के, ठीक है, पैट्रियार्की में मतलब हम क्या कर रहे हैं, मेल डोमिनेंस की बात कर रहे हैं। घर पे जो डिसीजन मेकर है वो कौन है? ऑब्वियस सी बात है, कोई फीमेल तो होती नहीं है। और बताओ, और कहाँ पे? हाँ, ऑफिस में। ठीक है, उसको हम वर्क वाले एरिया में कवर करेंगे, है ना। पैट्रियार्की में और आप लिखोगे मोबिलिटी को लेके कंसर्न्स। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। यार आपको कहीं जा, आपकी शादी हो गई, आपको कहीं जाना है ना, तो आप जा ही नहीं सकते हो अकेले। आप कितना भी पढ़े लिखे हो जाओ चाहे, आपको अगले से पूछना पड़ेगा कि मुझे जाना है। और पूछने के बाद भी वो क्या बोलेगा, चल के आएंगे किसी दिन। आप क्यों नहीं जा सकते हो? मतलब ऐसा क्यों होता है? अब जैसे मेरी फ्रेंड है, उसकी शादी हो गई, शी हैज अ किड, बेबी है उसका। तो मैंने उसको बोला कि तुम ना चंडीगढ़ मिलने आ जाओ मुझसे, एंड शी सेड कि मैं कल्ली नहीं आ सकती, ए आउणगे मेरे नाल, है ना। दैट वाज द स्टेटमेंट दैट शी गेव। आई वाज लाइक, उसको ड्राइव करना आता है गाड़ी, कार चलानी आती है उसको। और वो बहुत घूमती थी पहले, ऐसा नहीं है कि वो घूमती नहीं थी। शी वॉज एक्सपर्ट ड्राइवर अमंग अस। हमें नहीं आती उतनी ड्राइवरी जितनी वो परफेक्ट करती है, बहुत घूमती थी वो। मतलब 300-300 किलोमीटर तो नॉर्मल डिस्टेंस था उसके लिए गाड़ी में।
अभी वो यहाँ पे मिलने नहीं आ पा रही है, क्यों? क्योंकि वो नहीं अलाउ कर रहा। ऐसा नहीं है कि वो अलाउ नहीं कर रहा, वो पता है क्या बोलती है, ऐसा नहीं है कि ये मना करते हैं, वो बस मुझे होता है। क्यों होता है आपको ऐसा? क्योंकि कंस्ट्रेंट तो है, आप नहीं मूव कर सकते हस्बैंड के बिना कहीं भी। आप लोग नहीं ट्रोल हो रहे यहाँ पे, टेंशन मत लो आप। क्योंकि आप नहीं मूव कर सकते हस्बैंड के बिना कहीं भी। अगर आप अकेले मूव करोगे तो आपको पता है क्या, मतलब आप पे क्या टैग लगेगा? ਕੱਲੀ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈ, ਹੁਣੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗੀ, इस टाइप ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, है ना? तो आप लड़के को क्यों नहीं बोल रहे ऐसा कि वो हाथ से निकल जाएगा? वो भी तो जा रहा है डेली। क्यों? जेंडर सोशलाइजेशन, मोबिलिटी पे आपके कंसर्न्स है। अच्छा, आपकी चॉइस कोई अपनी रह जाती है लाइफ में? बताओ, चॉइस नहीं रहती यार आपकी कोई। हाँ, ਭੈਣ, हाँ दसो। अच्छा, ਛੱਡਤੀ जॉब? देखो आप, कितनी बड़ी बात है ये, है ना? और ये ना है भी बहुत टफ एक्चुअली, ये सब करना। मैं आपको बताती हूँ, मेरी सिस्टर है, कजन सिस्टर, वो बैंक में जॉब करती है, गवर्नमेंट जॉब पे है वो, उसकी सैलरी भी अच्छी है, उसकी शादी हो गई। उस पे इतना, मतलब जितना आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है शादी के पहले कि आप पे पढ़ाई का प्रेशर है, उतना ही प्रेशर उस पे जॉब छोड़ने का है, सेम इक्विवेलेंट प्रेशर। और उसको क्या बोला जाता है कि हम कमा रहे हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं, तुम क्यों जा रही हो? तुम्हें क्या जरूरत है जॉब करने की? अगर तुम जॉब नहीं करोगी फिर कौन सा तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ पे सब कुछ है हमारे पास। आप उसको क्यों नहीं डिसाइड करने दे रहे कि उसने जॉब करनी है या नहीं करनी, चाहे वो कुछ नहीं बचा रही? आपको क्या है, उसको जाना है सुबह तैयार होके, उसको जॉब करनी है, उसको वो फील लेनी है मैनेजर वाली, तो आप क्यों नहीं लेने दे रहे उसको फील? आपको क्यों ऐसी है कि वो घर पे रहे, है ना? और हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लड़की ही क्यों लेती है हमारे यहाँ पे? ये है हमारी सोसाइटी में। उसका मिसकैरियज हो गया था अभी पीछे, तो उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी जॉब पे डाल दी कि उस वजह से हुआ है। टिक्के नहीं बैठी, साडी गल नहीं मन्नी। दैट वाज द, मतलब आप सोचो, इतने डिफिकल्ट टाइम पे भी आप उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो, तो वो अपने डिसीजन को लेके डाउटफुल हो गई थी कि शायद इसलिए ही हुआ होगा। जबकि ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ऐसा। आप पूरे प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हो तो आप, और वैसे भी मदर से ज्यादा किसको टेंशन होती और आप उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो, है ना? तो चॉइस भी आपकी नहीं रहती, आपकी बॉडी पे आपकी चॉइस नहीं रहती है ना? एक बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट बताती हूं मैं आपको। जब भी आपको विमेन इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन आएगा, जेंडर इनजस्टिस पे क्वेश्चन आएगा, तो आप ये कॉन्सेप्ट पक्का मेंशन करके आओगे, इंटरसेक्शनैलिटी का। ये इंटरसेक्शनैलिटी का मतलब क्या होता है? एक आदिवासी वुमन है, ठीक है, और एक मान लो जनरल कैटेगरी की हिंदू वुमन है। ये दोनों ही मतलब वुमन है, औरतें हैं ये दोनों। इनमें से ज्यादा वल्नरेबल कौन है, ज्यादा मार्जिनलाइज्ड कौन है, बताओ? ये है। क्यों? सबसे पहली बात तो यहां देखो, शी इज अ वुमन, ये मेल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करती है जो हमारे देश की ऑलरेडी बहुत एक्सप्लॉइटेड कम्युनिटी है, एसटी कम्युनिटी। तीसरी बात, इसकी कास्ट भी कोई ऐसी है जो लोअर कास्ट में काउंट होती है हमारे देश में, वो हो गया। चौथी बात, इसका रिलीजन भी ऐसा है जो हमारे देश में मेजॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी रिलीजन है।
तो जब इतनी सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं ना, तो इनका इंटरसेक्शन हो जाता है। और वो जो मतलब ये वर्ड कहां से आया? इंटरसेक्शन से, कि एक तो वो ट्राइबल है, दूसरा वो वुमेन है, तीसरा उसकी कास्ट ऐसी है जो लोअर कास्ट में आती है, चौथी बात कि कुछ और ऐसा है, रिलीजन है, कुछ फैक्टर है जो बाकियों से मैच नहीं कर रहा, माइनॉरिटी में है। तो आप सोचो कि उसकी हालत क्या होगी। ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरसेक्शनैलिटी वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरसेक्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है? बेसिकली आप लिख लो इसमें 4 चीजें: कास्ट, कास्ट, क्लास, कॉमा डाल के लिखना, कास्ट, क्लास, देन रिलीजन, जेंडर, overlap, overlap to create unique experiences of discrimination. यूनिक एक्सपीरियंसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि विमेन के साथ में कौन कौन से स्फीयर्स हैं जहां पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। स्फीयर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मतलब कहां कहां पे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सबसे पहला आप लिखेंगे डेमोग्राफिक। डेमोग्राफी का मतलब होता है पॉपुलेशन। पहला है डेमोग्राफिक स्फीयर, इसमें आप सीधा कोट कर सकते हो सेक्स रेशियो को। लिखो आप इसमें, हम सेंसस वाला नहीं लिखेंगे, नया लिखते हैं थोड़ा सा। सेक्स रेशियो आप लिखेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 जो है, इसके हिसाब से इंडिया का जो नेशनल सेक्स रेशियो है वो 9:9 है। और आपको पता है ये कितने मेल मेंबर्स के कंपैरेटिव होता है? 1000। तो अभी भी आप देखो कि हम 929 पे हैं 1000 के मुकाबले। तो एक तो यहां पे बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिल गया। तो अगर आप ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हो कि इंडिया में जो सन की प्रेफरेंस है, लड़के की प्रेफरेंस है बर्थ पे, वो कम है, नहीं है वो कम, वो बहुत ज्यादा है। इंडिया में फीमेल फीटिसाइड बिल्कुल खत्म हो गया, हम ये नहीं बोल सकते। तो फिर ये स्क्यूड क्यों है? क्योंकि अगर आप वैसे भी रेशियो बनाओ तो 50-50 का रेशियो बनना चाहिए ना दोनों का। तो फिर ये इतना स्क्यूड क्यों है? और 1000 के पीछे 929 है, आप पूरी पॉपुलेशन काउंट करो तो कितनी कम होंगी, है ना? दूसरा लिखो हेल्थ। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से लिखेंगे। इसमें आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो, 2 एग्जाम्पल्स देना, अच्छी वाली एग्जाम्पल्स। एक तो हम देंगे मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट। ठीक है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट क्या होता है कि अगर मान लो 1 लाख लाइव बर्ड्स हो रहे हैं, लाइव बर्ड्स का मतलब है कि 1 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं जो मतलब लाइव हैं, जो जिनकी डेथ नहीं हुई है। 1 लाख लाइव बर्ड्स के ऊपर कितनी ऐसी मदर्स है जिनकी डेथ हो जाती है, वो MMR होता है, मैटरनल मोर्टालिटी रेट। तो इंडिया में हर 1 लाख बच्चा जो पैदा हो रहा है, उसके पैदा होते ही या उसके 3-4 दिन के बाद कितनी मदर्स की डेथ हो रही है, ये रेट हम लिखेंगे। लिखो कितना है? 97 है। तो ये रेट कितना है? 97। और ये डेटा लेटेस्ट ही है तकरीबन, आपको लिखने की जरूरत नहीं है कौन सा है, बस आप लिखो कि 97 है। और हेल्थ में एक दूसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि 15 से 49 ईयर्स तक की जो लेडीज हैं, मतलब महिलाएं हैं, उनमें से 57% औरतें ऐसी हैं जो अनेमिक हैं।
अनेमिक। ये भी डेटा हमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से मिला है। फिफ्टीन से 49 ईयर्स तक की 57% औरतें अनेमिक हैं। अनेमिक समझते हो क्या होता है? हाँ, आयरन की डेफिशिएंसी। आयरन की डेफिशिएंसी मतलब हेमोग्लोबिन कम है। हेमोग्लोबिन कम है मतलब एनर्जी कम है। आप में एचबी नहीं है तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है। आगे लिखो, इसमें ना बहुत डेटा है हमारे पास, अच्छा, जो हम कोड कर सकते हैं। सोशियो कल्चरल, थर्ड फैक्टर हम लिखेंगे जहां पे हम मैनिफेस्ट करते हैं इनइक्वालिटी। सोशियो कल्चरल, इसके अंडर मतलब आप हेडिंग्स बना लेना। सोशियो कल्चरल में जो पहला फैक्टर हम लिखेंगे वो लिखेंगे एजुकेशन वाला फैक्टर। आपसे कोई बोले कि इंडिया में जो फीमेल हैं वो मेल के कंपैरिजन कम पढ़ी लिखी हैं, मुझे इस बात का प्रूफ दो। कैसे प्रूफ दोगे? लिटरेसी रेट मेंशन कर दो, लिख दो लिटरेसी रेट। सेंसस 2011 के मुताबिक फीमेल लिटरेसी रेट सिर्फ कितना है? 65.46%। 100 में से सिर्फ 65 महिलाएं ही पढ़ी लिखी हैं बस। ठीक है। दूसरा सोशियो कल्चरल में आप लिखोगे GBV, इसको हम बोलते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस। जेंडर बेस्ड वायलेंस ये क्या है? जेंडर बेस्ड वायलेंस इंडिया में हो रहा है। ये एक सर्वे हुआ था तो उसमें ये चीज सामने आई कि अगर आप हर 3 औरतों को देखोगे ना तो उसमें से एक तो कम से कम ऐसी है जिसने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक बार तो विटनेस किया है जेंडर बेस्ड वायलेंस। मतलब लड़की होने की वजह से उस पे वायलेंस हुआ है। ठीक है। तो एवरी 1 in 3 वुमन इन इंडिया फेसेस जेंडर बेस्ड वायलेंस इन हर लाइफ टाइम। ठीक है। तीसरा आप लिखोगे क्राइम अगेंस्ट वुमेन। क्राइम अगेंस्ट विमेन, तो इसमें हम प्रॉपर डेटा कोट करेंगे एनसीआरबी का। एनसीआरबी कल भी बताया था, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो इसका 2022 का डेटा कहता है कि विमेन के खिलाफ जो क्राइम हो रहे हैं उनमें 4.45 लाख केसेस इंक्रीज हुए हैं एक साल में। मतलब अगर 2021 में जितने भी थे तो एक ही साल में कम से कम आप सोचो कि तकरीबन 4.5 लाख केसेस नए रजिस्टर हो गए। ठीक है। तो आप सोच लो कि एक दिन में कितने केसेस रजिस्टर होते होंगे क्राइम अगेंस्ट विमेन पे। इसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हो मैरिटल रेप का। इंडिया में मैरिटल रेप को आपने किया है क्रिमिनलाइज या नहीं किया है? बताओ। इंडिया में मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज्ड है या नहीं है? नहीं है ना? उसको हम रेप की डेफिनेशन के अंदर काउंट ही नहीं कर रहे बेसिकली, कि मैरिटल रेप भी कुछ होता है। जबकि एक जस्टिस वर्मा कमेटी आई थी, उन्होंने बोला था कि ऐसा करना चाहिए हमें, क्योंकि मैरिटल रेप भी रेप ही होता है। अगर आपकी मर्जी के खिलाफ आपको कोई टच कर रहा है तो वो है रेप, फिर चाहे वो शादी के बाद हो या शादी के पहले हो। हम इसको कंट्रोवर्सी बना रहे हैं, हम नहीं काउंट कर रहे इसको। ठीक है। तो ये भी है एक, मतलब आप इसको लिख दो कि ये लाइक एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रेप। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ रेप। अगर ये पूछ लिया कि ये किसने बोला था तो 2013 में एक JS वर्मा कमेटी आई थी जिन्होंने रेकमेंड किया था, इन्होंने रेकमेंड किया था कि इसको रेप की डेफिनेशन के अंदर लेके आओ और पेनलाइज करो, लेकिन हम एक प्रॉपर लॉ नहीं बना पाए उसके रिगार्डिंग।
ठीक है। इसके बाद में हम लिखेंगे इकोनॉमिक चैलेंजेस। मतलब आप इसके अंडर भी हेडिंग बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग से टॉपिक भी बना सकते हो, इकोनॉमिक चैलेंजेस जो विमेन फेस करती हैं। देखो 2024 में जो फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था, फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का परसेंटेज, वो तकरीबन 41% था। मतलब 100 अगर लेडीज हैं, 100 वुमेन हैं, अगर विमेन हैं, तो उनमें से सिर्फ 41 ही हैं जो काम कर रही हैं, बाकी सब काम नहीं कर रहे। ठीक है। दूसरी बात, अगर वो काम कर रहे हैं तो भी वो किस सेक्टर में काम कर रहे हैं? ज्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। अगर वो काम कर भी रहे हैं तो ज्यादातर किस सेक्टर में काम कर रहे हैं? इनफॉर्मल सेक्टर में। अब इनफॉर्मल सेक्टर में 90% औरतें इनफॉर्मल सेक्टर में ही हैं, सिर्फ 10% औरतें ऐसी हैं जो फॉर्मल सेक्टर में काम कर रही हैं। ठीक है। जितना डेटा हम लिख रहे हैं इसको देख के अगर आपको डर लग रहा है तो डरने वाली बात नहीं है, मैं आपको इतना कुछ इसलिए लिखा रही हूं ताकि अगर इसमें से आपको आधा भी याद रहा ना तो आप कोड करके आ जाओगे आंसर में। ठीक है। और ये सब ऐसे पुराना नहीं होता, मतलब 1 साल 2 साल तक आप चला सकते हो इसको। ओके। तो देखो इनफॉर्मल सेक्टर में 90% जो महिलाएं हैं वो काम कर रही हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने के बहुत सारे नुकसान होते हैं। आप फॉर्मली कहीं पे रजिस्टर्ड नहीं हो, आपको कभी भी निकाला जा सकता है, आपसे इतना काम लिया जाता है, वेजेस टाइम पे आपके नहीं दिए जाते। तो एक तो आप वैसे ही फैमिली के साथ लड़के काम कर रहे हो, ऊपर से आपको वर्क प्लेस पे भी मतलब हैरास किया जा रहा है, सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, बाद में आपको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती। ये सब तो आपको पता है ना कि इनफॉर्मल सेक्टर के क्या क्या कंसर्न्स होते हैं, तो ये सब ये फॉलो करती हैं। तो इसमें एक टर्म हम लिखेंगे फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय विमेन इन इंडिया, तो उसमें आप इकोनॉमिक चैलेंजेस में सीधा लिख दोगे कि 90% विमेन इनफॉर्मल सेक्टर की वल्नरेबिलिटीज को फेस कर रही हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। या आप इसी को सीधा हेडिंग बनाओगे और उसके अंदर इसको एक्सप्लेन कर दोगे कि ये क्या है। जब आप ऐसी टर्म्स आंसर में लिखते हो तो आपके आंसर में वैल्यू ऐड होता है उससे। फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हो कि गरीबी तो है लेकिन गरीबी में कौन ज्यादा दिख रहा है? हमें फीमेल्स ज्यादा दिख रही हैं। ठीक है। अब इकोनॉमिक चैलेंजेस में इनफॉर्मल सेक्टर तो हमने देख लिया, अगर हम फॉर्मल सेक्टर की बात करें तो वहां पे मतलब विमेन को क्या प्रॉब्लम आती है फॉर्मल सेक्टर में? मान लो आप मतलब अच्छी कंपनी में आप काम कर रहे हो, कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हो, वहां पे क्या प्रॉब्लम आएगी आपको फॉर्मल सेक्टर में? रिस्पेक्ट वाला, और दो चीजें होंगी, एक तो हम बोलते हैं ग्लास सीलिंग, या फिर आप इसको बोल सकते हो स्टिकी फ्लोर। कभी सुना है ग्लास सीलिंग क्या होता है? ग्लास सीलिंग का मतलब होता है कि एक ऐसी छत बना दी जाएगी जो कि ग्लास कांच की बनी हुई है। आप ऊपर देखोगे आपको लगेगा कि छत नहीं है, लेकिन वो है। और वो किस चीज की छत है? आपको रोकने की छत है कि आप इससे ऊपर नहीं जा सकते। आप नोटिस कर पाओगे कि अगर कहीं पे कोई लड़कियां काम कर रही हैं, कोई अच्छी कंपनीज में भी काम कर रही हैं, तो सिर्फ 4 या 5% लड़कियां ऐसी हैं जो सीईओ लेवल की पोस्ट पे हैं। अदरवाइज बाकी सारी मैनेजरल पोस्ट, सीईओ लेवल पोस्ट लड़कों के पास होती हैं। लड़कियों को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। ग्लास सीलिंग इफेक्ट हम इसको बोलते हैं कि आपको उस पोजीशन पे पहुंचने से रोका जा रहा है।
जहां आप पहुंच सकते हो, आपकी क्वालिफिकेशन है, लेकिन आपको कोई तवज्जो नहीं दे रहा उतनी। स्टिकी फ्लोर का मतलब क्या होता है कि नीचे खींच रहा है आपको फर्श, समझ रहे हो आप, कि आपको नीचे जोड़ के रखना चाहते हैं, वो ऊपर नहीं जाने देना चाहते। तो ये फॉर्मल सेक्टर की प्रॉब्लम है। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, जेंडर पे गैप। अब आप ये जो सारी हम प्रॉब्लम्स लिख रहे हैं, ये क्या कोई मेल कैंडिडेट फेस करता है? नहीं करता। ये सारी विमेन की प्रॉब्लम्स हैं। जेंडर पे गैप ये क्या होता है? हम्म, सही बात है। जेंडर पे गैप का मतलब होता है भी जो विमेन है, उनको कंपैरेटिवली सेम काम के लिए, सबसे बड़ी बात, सेम काम के लिए उनको क्या किया जा रहा है? कम पे किया जा रहा है, कम सैलरी दी जा रही है। क्यों कम सैलरी दी जा रही है? बस ऐसे ही, कोई ऐसा फॉर्मल ग्राउंड नहीं है कि आपको कम क्यों पे कर रहे हैं हम, आपको कम पे किया जा रहा है बस। ठीक है, तो इसमें आप कुछ भी चीज मतलब कोड कर सकते हो, आप कोई लोकल एग्जाम्पल भी कोड कर सकते हो, या फिर आप अपनी फिल्म इंडस्ट्री का एग्जाम्पल भी कोड कर सकते हो। आप इसके बारे में पढ़ना कि जो फीमेल एक्ट्रेस है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि जब हम कर रहे हैं सेम एक्टिंग, तो सेम रोल के लिए हमें क्यों कम सैलरी मिल रही है। और ऐसा बहुत जगह पे होता है, आप सेम काम करोगे, इवन आप ज्यादा करोगे, लेकिन आपको सैलरी उतनी नहीं देंगे वो। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम होगी फॉर्मल सेक्टर में? वर्क प्लेस का स्ट्रेस होगा, या फिर आप इसमें हैरासमेंट भी मेंशन कर सकते हो। एक्चुअली वर्क प्लेस का स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस मतलब काम का स्ट्रेस। कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ नहीं मतलब बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहां पे मतलब एक फीमेल जो है ना, वो एक हफ्ते में मतलब कम से कम 55 आवर्स तक भी काम कर रही है। 6 दिन होते हैं हफ्ते में, तो 55 टू 60 आवर्स आपके वो ले रहे हैं, 10-10 घंटे आपके वो ले रहे हैं, जो कि आपकी बॉडी सपोर्ट भी नहीं करती है। और अगर आप फिर मांगने की कोशिश करते हो लीव, तो लीव के नाम पे आपको कुछ नहीं दिया जाता। ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं काम के मामले में, मतलब फीमेल्स को उनकी बॉडी की वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे मान लो कोई मैरिड विमेन है, तो वो अपना काम ऐसे प्लान करेगी कि मेरी प्रेगनेंसी कब होगी, तब मुझे छुट्टी चाहिए होगी, तो उसके बाद में पता नहीं रखेंगे नहीं रखेंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स बायोलॉजिकल तो है ही हैं, लेकिन जो सोसाइटी की क्रिएट की हुई है वो और प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इकोनॉमिक चैलेंजेस में एक बहुत बड़ी बात हम करेंगे अभी, अनपेड केयर वर्क। आपको पता है एक डेटा ऐसे कहता है, हमारे पास एक डेटा है जो हमें ये बताता है कि अगर आप मेल के कंपैरिजन फीमेल की बात करो, तो एक फीमेल 8.4 टाइम्स पर डे की बात कर रही हूं मैं, ज्यादा काम करती हैं एज कंपैरिजन टू मेन घर के कामों में। और उस बात की कोई वैल्यू भी नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है, आप घर के काम कर रहे हो, आप घर पे बुजुर्गों का ध्यान रख रहे हो, कपड़े धो रहे हो, खाना बना रहे हो, बच्चों को सामभ रहे हो, जो कि एक मेल मेंबर नहीं करता। जब एक मेल मेंबर ऑफिस से घर जाता है तो उसकी छुट्टी हो जाती है, लेकिन जब एक फीमेल ऑफिस से घर जाती है तो उसका सेकंड ऑफिस स्टार्ट हो जाता है। कल मैंने आपको बताई थी। हाँ, ये आप मेंशन करोगे यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं सेकंड शिफ्ट प्रॉब्लम, या फिर डुअल बर्डन बोलेंगे। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में कितनी सारे फैक्टर्स आप इनमें से 2 फैक्टर्स अपने आंसर में लिख के आ गए ना, तो बस हो गया आपका काम। ये बहुत सारे इसलिए लिख रहे हैं ताकि याद रहे आपको। ठीक है, और एक और टर्म एक्चुअली हम यहां पे लिख सकते हैं, टाइम पॉवर्टी। ये क्या होती है? हाँ, टाइम पॉवर्टी का मतलब होता है कि आपके पास पैसे नहीं है, वो अलग बात है, वो एक अलग टाइप की गरीबी होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास पैसे हैं लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, तो उसे हम टाइम पॉवर्टी बोलते हैं। और इस केस में तो उसके पास पैसे भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो डुअल पॉवर्टी फेस कर रही है वो, टाइम पॉवर्टी, टाइम की कमी है।
आप मतलब ये चीज देखो आप कि जैसे अगेन मैं अपनी फ्रेंड्स की एग्जांपल दूंगी, कुछ फ्रेंड्स जिनकी शादियां हो गई हैं ना, तो दे आर लाइक कि हमें पढ़ना है, पढ़ाई करनी है हमें, और वो ऑफिस भी नहीं जाती, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो उनको पढ़ाई करनी है एंड पर उनको टाइम नहीं मिलता, मिलता ही नहीं टाइम। तो टाइम पॉवर्टी का शिकार है वो लोग सारे, और ऐसा होता है लड़कियों के साथ में, वैसे भी होता है, मतलब मैरिज के बाद की बात क्यों करें हम, पहले भी होता है, ठीक है। डियर गर्ल्स बहुत कम होती हैं, डियर डॉटर्स बहुत कम होती हैं, अदरवाइज ना लोग लड़कियों से काम लेते हैं घर पे ज्यादा, कि आप काम करो, एक्सपेक्ट किया जाता है, तो टाइम पॉवर्टी होती है लड़कियों के पास। लड़कों के पास कंपैरेटिवली ये नहीं होती, वो बना लेते हैं अपनी टाइम पॉवर्टी के, आज उधर जाना सी टाइम ही नहीं मिला। लड़कों के पास नहीं होता ये सब, लड़कियों के लिए कंपल्सरी बेसिस पे है, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट चीज देखो, विमेन से रिलेटेड इंडिया में जितनी प्रॉब्लम्स है ना, हमने तकरीबन सबकी बात कर ली है। आप आपको आंसर फ्रेम करना आना चाहिए बस, आपके पास कंटेंट बहुत हो गया है। आपको क्या लग रहा है कि अगर आपको विमेन पे कोई क्वेश्चन आ गया, अभी अभी तक हमने आधा ही चैप्टर करा है, तो अगर अभी आपको विमेन पे कोई क्वेश्चन आ गया, तो आपको लग रहा है कि आप एक अच्छा आंसर लिख पाओगे जितना कंटेंट आपके पास आ गया है, यू विल बी एबल टू राइट बेटर पहले से, कि रॉ आंसर नहीं लिखना है, अब आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज हो गए हैं, ठीक है। अब अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से या फिर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस जो हुई हैं उनकी वजह से क्या सुधार आया है विमेन की लाइफ में, ग्लोबलाइजेशन के से लिंक करके पूछ लिया कि क्या सुधार आया है, तो हम उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई है ग्लोबलाइजेशन इंडिया में, कि हम बहुत ज्यादा बाहरले देशों के साथ कनेक्ट होने लग गए हैं, तो इसका मतलब क्या फायदा हुआ है औरतों को, बताओ। एमएनसीज में आप काम कर सकते हो। बहुत सारी लड़कियां ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम करती हैं, जो ग्राफिक्स डिजाइनर वगैरह हैं, रात को काम करती हैं, अच्छा पैसा कमाती हैं वो, है ना। तो मतलब फायदा तो ये है कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज, कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके पास अर्निंग की हैं, आपको एक नया स्फीयर मिला है काम करने का, ठीक है। आप फ्रीलांस कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ठीक है। आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, आप फ्लेक्सिबल आवर्स में काम कर सकते हो, ये सब आपको मिला है। नुकसान क्या है, नुकसान मतलब आप स्पेसिफिक बता दो, कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो एक्सपोर्ट वगैरह में हैं ज्यादा, जैसे हम कपड़ा एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो वहां पे औरतों को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है, ज्यादा ज्यादा घंटे काम कराया जाता है। आपसे वर्क फ्रॉम होम में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कभी भी कॉल उठाओ, ठीक है, ये है। आपको पता है एक ना ये चीज होती है जो, मतलब इससे वर्क फ्रॉम होम से याद आ गया, राइट टू फॉरगेट, ये क्या होता है, राइट टू बी फॉरगॉटन, ऐसा सा है कुछ, ये क्या होता है, सुना है, नहीं सुना, ये आप इसमें तो लिख ही सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो इन जनरल, अगर आपको लेबर वगैरह पे, कैजुअल लेबर पे क्वेश्चन आ गया, वर्कर्स की लाइफ पे क्वेश्चन आ गया, या गिग वर्कर्स पे क्वेश्चन आ गया, ये सब आप लिख सकते हो इसमें। तो राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब पता है क्या होता है, कि जब मैं ऑफिस से चली गई, तो उसके बाद में मेरा ये अधिकार है कि मैं अपने ऑफिस को भूल जाऊं। आप मेरे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं 24 घंटे यहीं पे अपना दिमाग लगा के रखूंगा ऑफिस से बाद भी। आप मुझे कॉल कर रहे हो, मतलब अगर कोई इंप्लॉय ऐसा है, मान लो कहीं काम कर रहा है, उसकी शिफ्ट है, लेट्स से 9 to 5 की शिफ्ट है, जो एक यूजुअल शिफ्ट होती है, 9 to 5 की शिफ्ट है, 5 बजे के बाद उस मतलब एम्प्लॉय ने अपना फोन बंद कर दिया,
फोन बंद करके वो बैठ के आप उसको अगले दिन इस बात के लिए डांट रहे हो कि कल हमने आपको फोन किया था रात को 8 बजे, हमें तो काम था, आपने फोन क्यों नहीं उठाया हमारा। तो इस बात से रिलेटेड है कि भाई 8 बजे का टाइम मेरा टाइम है, आपका टाइम नहीं है वो। मैं आपके टाइम अवेलेबल हूं 9 से 5, तो आप उस टाइम पे आपके जितने काम है मुझे बताओ। घर पे तो मेरा अधिकार है कि मैं भूल जाऊंगी कि मैं कौन हूं, कहाँ पे काम करती हूँ, आप कौन मैं कौन वाला रिश्ता। दैट इज कॉल्ड राइट टू बी फॉरगॉटन। अच्छा है ना कॉन्सेप्ट? अच्छा ही है। हाँ, फॉलो नहीं होता लेकिन ये बहुत बड़ी बात है राइट टू बी फॉरगॉटन की, है ना। इसके बाद में एक और जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो गिग इकोनॉमी को लेके आया है। गिग वर्कर समझते हो ना, जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी जिनको हम बोलते हैं, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करते हैं, ये ब्लिंकिट वाले हो गए या कुछ डिलीवरी वाले हो गए या ड्राइवर्स वगैरह हो गए, ये सारे गिग वर्कर्स होते हैं। अब गिग इकोनॉमी ने दोनों चीजें की हैं सेम। फ्लेक्सिबिलिटी भी दी है कि आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, एम्पावरमेंट भी दी है कि आप काम कर सकते हो जितने घंटे भी आपको करना है, आप बैलेंस कर सकते हो अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ। एंट्री बैरियर्स थोड़े से कम है, आप अपनी मर्जी से अगर अफोर्ड कर सकते हो तो कुछ ऐसा आप कर लो जिससे आप मतलब डिलीवरी वगैरह स्टार्ट कर दो, तो एंट्री बैरियर उतना नहीं है। लेकिन फिर वही चैलेंजेस आ जाएंगे कि स्टेबल इनकम नहीं होगी, सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, सेफ्टी कंसर्न्स होंगे, एल्गोरिदमिक बाइस होगा। ये जनरल है गिग इकोनॉमी के। तो गिग इकोनॉमी के जनरल मतलब क्या नुकसान होते हैं? इनकम इंस्टेबिलिटी और नो सोशल सिक्योरिटी। और फीमेल्स के लिए तो मतलब एडिशनल है, विमेन के लिए क्या मोबिलिटी कंस्ट्रेंट्स भी हैं। मोबिलिटी कंस्ट्रेंट्स वही बात है कि आप रात को 12 बजे डिलीवरी करने कैसे जाओगे, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, है ना गिग इकोनॉमी के। नो पर्सनल टाइम, मतलब ऐसा करके भी आप लिख सकते हो। और एक इसमें और लिखोगे आप एल्गोरिदमिक बायस। एल्गोरिदम पे चल रही है आपकी स्कीम पूरी, ठीक है, एल्गोरिदमिक बायस। और क्या होता है? रिव्यू सिस्टम। आपने कोई अच्छा रिव्यू नहीं डाला, उस पर आपकी जॉब डिपेंड करती है पूरी, ठीक है। रिव्यू सिस्टम कल को ना इसको यहां पे रखेंगे हम, कल से ये आपको बैरियर क्रिएट कर रहा है ना, यहां पे रख देंगे। क्या नो पर्सनल? वही बात है ना कि आपको क्या है, अपने पर्सनल टाइम को कॉम्प्रोमाइज करके कई बार अपने टारगेट्स को पूरा करना पड़ता है अगर आपको टारगेट दे दिया जाए, वो है, ठीक है। अभी मैं आपसे कुछ चीजें इस बारे में डिस्कस कर रही हूं जो मैं आपको हैंड आउट दूंगी पढ़ने के लिए। ये देखो, ये कुछ चीजें जो बहुत सिंपल है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को कैसे हम बेटर कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए इंडिया में क्या क्या है विमेन की साइबर सिक्योरिटी को। ये आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का 5 स्टेप सोल्यूशन है कि हम कैसे औरतों की कंडीशन इकोनॉमिकली बेटर कर सकते हैं। लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो इकोनॉमिक से रिलेटेड होगा। ये है विमेन्स मूवमेंट्स इन इंडिया, ये बेसिकली आप वैसे भी पढ़ोगे और इसमें भी आपको करना है। तो एक बार ना इन ऑर्गेनाइजेशंस को आप देख लेना, ये 3-4 पेजेस हैं। इसको मैं वर्ड फाइल बना के आपके उसमें फोल्डर में अपलोड करा दूंगी। ऑर्गेनाइजेशंस को एक बार देख लेना, मतलब कल हम करेंगे भी लेकिन आप देख के आना एक बार। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशंस के क्या क्या चैलेंजेस है वो करके हम 15-20 मिनट में कल ये टॉपिक खत्म कर देंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है।